नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, यदि आप वाकई में चाहते हैं कि एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहती हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए शशि आईएएस एकेडमी को, क्योंकि यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एमसीक्यू के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एक क्लास आप देखिए, निश्चित तौर पर आप में खुद आत्मविश्वास आ जाएगा कि इस वर्ष मेरा आराम से चयन हो जाएगा यदि मैं प्रवीण सर की सारी क्लासेस देखते चलता हूं तो। यहाँ पर मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मंडे से हमारी एक और क्लास स्टार्ट हो रही है और वो क्लास स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों 3 बजे से। 3:05 से हमारी एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है और एक जो क्लास डेली चल रही है रात 9 बजे, एक क्लास हमेशा चलती रहेगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो दोनों ही क्लास अब स्टार्ट हो जाएंगी और दोनों हमेशा निरंतर चलती रहेंगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अच्छा, क्या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी बेहतर क्लास है या नहीं, या उनके लिए भी सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। अगर कोई पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी या किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उसे भी यह क्लास देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में। अब बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में। देखिए, पहला प्रश्न ये है दोस्तों, पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? महान विजेता होता है, महान संत होता है, या एक तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति? जवाब दीजिएगा दोस्तों कि बुद्ध का अर्थ क्या हो जाता है। जल्दी से जवाब दीजिए। यदि आ रहा है तो फिर भी दीजिए, यदि आ रहा है तो देते चलिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी ट्राई तो करिए ही जरूर। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बुद्ध का अर्थ हो जाता है प्रबुद्ध व्यक्ति दोस्तों, बुद्ध का अर्थ हो जाता है प्रबुद्ध व्यक्ति। आइए समझ लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। देखिए, बुद्ध का मतलब हो जाता है दोस्तों गौतम बुद्ध। क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध। अगर बुद्ध की बात की जाए तो आपको क्या बताना है? गौतम बुद्ध। एक गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध दोस्तों कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में देख लेते हैं, यानी कि और भी चीजें इनके बारे में आइए समझ लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ दोस्तों 563 बीसी में। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। और कहां पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहां पर है दोस्तों? तो लुम्बिनी की बात करते हैं तो नेपाल की तराई के पास कपिल वस्तु के निकट में क्या है कि इनका स्थान, जन्म स्थान है ये लुम्बिनी। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? तो आपको ये ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी या ईसा पूर्व में। और कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिल वस्तु के निकट की नेपाल की तराई में है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नेम क्या था दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नेम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नेम था दोस्तों सिद्धार्थ था। आज कुछ लोगों को पहली बार पता चला होगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नेम क्या था दोस्तों, तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट बात करते हैं इनके पिता के बारे में बात करते हैं। तो कमेंट करके आप हमें बताइए कि गौतम बुद्ध के पिता का नेम क्या था दोस्तों। तो इनके पिता का नेम क्या था? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो गौतम बुद्ध के पिता के नेम के बारे में बात करते हैं तो इनके पिता का नेम था दोस्तों शुद्धोधन था। क्या था? इनके पिता का नेम था शुद्धोधन था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी माता के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि गौतम बुद्ध के माता का नेम क्या था दोस्तों। तो गौतम बुद्ध की माता का नेम था दोस्तों माया देवी था। क्या था? माया देवी था। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से जाना जाता था? महामाया के नाम से भी। तो इस बात को भी गौर करिएगा कि गौतम बुद्ध के माता का नेम था दोस्तों माया देवी और एक तरीके से एक और नाम था महामाया। दरअसल इनके जीवन में बड़ी कठिनाई, इनका जो जीवन होता है बड़ी ही कठिनाई से गुजरता है। दरअसल क्या होता है, जैसे ही इनका जन्म होता है उसके 7 दिन बाद ही क्या होता है, इनकी माता का देहांत हो जाता है। किनके? गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ की माता का देहांत हो जाता है। तो उस समय अगर देखा जाए तो इनके जीवन का सबसे कठिन काल गुजरता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो फिर क्या होता है, इनकी मौसी होती है जो माता के रूप में काम करती हैं। इनकी मौसी होती हैं दोस्तों जो माता के रूप में काम करती हैं और जिनका नेम होता है
महाप्रजापति, क्या होता है, महाप्रजापति गौतमी दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी के द्वारा क्या किया जाता है, इनका पालन पोषण किया जाता है। सोचिए, एक मौसी के द्वारा क्या किया जाता है, इनका पालन पोषण किया जाता है। जब इनकी, इसीलिए कहा जाता है जो हमारी मौसी होती हैं वो हमारी दूसरी माँ होती हैं, ठीक है, क्योंकि माता के ना रहने पर हमारी मौसी हमारी पूरी देखभाल कर सकती हैं, समझ लो वो माता के समान ही है दोस्तों। इसी तरह से अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के जीवन में भी यही बातें होती हैं। इनकी माता के देहांत हो जाने के बाद क्या होता है, इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नेम होता है महाप्रजापति गौतमी, के द्वारा इनके एक तरीके से पालन पोषण किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी पत्नी का नेम क्या था दोस्तों। तो कई बार हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की पत्नी का नेम क्या था दोस्तों। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नेम क्या था दोस्तों, तो यशोधरा था। क्या नाम था, यशोधरा था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नेम क्या था, या सिद्धार्थ। देखिए, गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ है, चाहे मैं सिद्धार्थ बोलूं या गौतम बुद्ध बोलूं, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नेम क्या था दोस्तों, यशोधरा था। इनका एक पुत्र था जिसका नेम था राहुल था दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के पुत्र का नेम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, इनके पुत्र का नेम था दोस्तों राहुल था। क्या नाम था, इनके पुत्र का नेम था दोस्तों राहुल था। अब बात ये कर लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों। तो इनकी मृत्यु होती है 483 बीसी में। तो इनकी मृत्यु कब होती है, 483 बीसी का मतलब हो जाता है ईसा पूर्व में। और कहां पर इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, कुशीनगर में। कहां पर, कुशीनगर। एक कुशीनगर कहां पर है, तो कुशीनगर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, जहां पर इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दरअसल ये जो गौतम बुद्ध होती हैं, इनके बचपन का नेम होता है सिद्धार्थ। और जब एक गौतम बुद्ध के मतलब सिद्धार्थ से जब गौतम बुद्ध बनते हैं तो इनकी कहानी कुछ अलग ही होती है। दरअसल क्या होता है, ये 4 दृश्य देखते हैं अपने जीवन में, जिसमें से एक सबसे अच्छे दृश्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं। 4 दृश्य कौन कौन से देखते हैं, तो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और मृत व्यक्ति को देखते हैं, और प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। तभी इनके जीवन में लालसा आ जाती है कि सबसे अच्छा जीवन अगर किसी का है तो वो सन्यासी जीवन का है, यानी कि सन्यासी व्यक्ति का जीवन होता है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, अपने घर का त्याग कर दिया। और जब इन्होंने अपने घर का त्याग किया तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस घटना को क्या कहा गया, इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने अपने घर का त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उस घटना को क्या कहा गया था, तो ध्यान रखिएगा महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। तो क्या कहा गया था दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके बुद्ध के सारथी का नेम क्या था दोस्तों, तो चाण था। और इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। इस बात को भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। दरअसल आगे चलकर क्या होता है, गौतम बुद्ध को क्या होता है दोस्तों, गौतम बुद्ध को आगे चलकर क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन्होंने क्या किया, सारनाथ में अपना धर्म उपदेश दिया दोस्तों। इन्होंने क्या किया, धर्म उपदेश दिया सारनाथ में। और जब इन्होंने धर्म उपदेश दिया, पहला धर्म उपदेश दिया कहां पर, सारनाथ में। सारनाथ कहां पर है, वाराणसी में है। तो सारनाथ में इन्होंने क्या दिया, पहला अपना धर्म उपदेश दिया दोस्तों। और इस समय उस घटना को क्या कहा गया, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली बातें हमने आपको बताया दोस्तों, पहली बातें हमने यहाँ पर आपको बताया कि जब गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था तो उस घटना को क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, तो उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। दरअसल अगर बात करते हैं इनके बारे में दोस्तों, यदि बात करते हैं इनके बारे में तो इनका परम शिष्य था, उनका नेम था आनंद। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के परम शिष्य कौन था, तो गौतम बुद्ध का परम शिष्य था दोस्तों आनंद था, जिसके कहने पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की इन्होंने अनुमति दिया था दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर इन्होंने कहीं पर प्रचार प्रसार किया था दोस्तों, तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना प्रचार प्रसार कहां पर किया था, तो कौशल में किया था दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौशल राज्य में इन्होंने सबसे ज्यादा अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, कब हो गई थी,
80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि जो सुअर का मांस होता है उसको खाने से क्या होता है, ये बीमार पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में। 483 अभी हमने आपको बताया था कि 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 बातें तो आपको जरूर ध्यान रखना है। एक तो महाभिनिष्क्रमण कब कहा गया है, दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन कब कहा गया और तीसरा महापरिनिर्वाण कब कहा गया। तो महाभिनिष्क्रमण तब कहा गया जब गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग कर दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन कब कहा गया था दोस्तों, तो तब कहा गया था जब उन्होंने क्या किया था, अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। फिर महापरिनिर्वाण कब कहा गया, जब इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, तब उस घटना को क्या कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, 5 शिक्षाएं दिया था अपने अनुयायियों को। इन्होंने 5 शिक्षाएं दिया था। एक तो अहिंसा, दूसरी बात करते हैं सत्य, तीसरी बात करते हैं आस्तेय और चौथी बात करते हैं अपरिग्रह और 5वीं बात करते हैं ब्रह्मचर्य। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बताना था, लेकिन जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों हमने आपको बता दिया। अब यहीं से आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बनने होंगे तो बन जाएंगे। एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, त्रिरत्न के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो बुद्ध धम्म संघ हो जाता है। क्या हो जाता है, बुद्ध धम्म संघ। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बुद्ध धम्म संघ की बात करते हैं, तो बुद्ध धम्म संघ की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एक प्रश्न के साथ हमने आपको 4 से 5 प्रश्नों के बारे में बता दिया, ज़्यादा ही बता दिया। अब सोचिए अगर यहाँ से कोई प्रश्न आप बनेगा तो क्या आपका प्रश्न गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, इनकी माता कौन थी, इनकी पत्नी कौन थी और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, महाभिनिष्क्रमण कब कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कब कहा गया, महापरिनिर्वाण कब कहा गया। दोस्तों ये सारी बातें हमने आपको बता दिया और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में भी हमने आपको बता दिया, जिसमें बुद्ध धम्म संघ के बारे में हमने आपको बता दिया। इनके परम शिष्य कौन थे? आनंद थे, जिनके कहने पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया गया था दोस्तों। और बुद्ध का अर्थ क्या हो जाता है? प्रबुद्ध हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने देखा कि एक बातों में हमने 4 बातें आपको जोड़कर बता दिया। अब नहीं, हमें नहीं लगता कि आपके कोई प्रश्न गलत होंगे दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में है, जैसलमेर में है और जोधपुर में है और जयपुर में है। जवाब दीजिएगा अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी प्रयास तो करिए ही। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों उदयपुर होता है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो उदयपुर में है। अब उदयपुर कहाँ पर है दोस्तों? तो उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर आपको मिलेगा राजस्थान में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं एक बार राजस्थान के बारे में, छोटी सी जानकारी आइए ले लेते हैं। कुछ अतिरिक्त जानकारियों के बारे में भी देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। देखिए राजस्थान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की राजधानी क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की राजधानी क्या है। बताइए अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए राजस्थान की बात के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर है। अच्छा, राजस्थान के बारे में इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के साथ सीमा साझा होती है। किसके साथ? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है और उस देश का नेम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए तो कल मैंने आपको गुजरात के बारे में बताया था, आज मैंने आपको बता दिया राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के साथ भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होती है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन जाता है कि यहाँ के सीएम कौन है, अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान के सीएम कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अशोक गहलोत का नेम ध्यान रखिएगा। किसका नेम ध्यान रखना है आपको? अशोक गहलोत का नेम ध्यान रखना है। किसका नेम ध्यान रखना है? अशोक गहलोत के बारे में ध्यान रखना है कि अशोक गहलोत कौन थे? तो राजस्थान के एक तरीके से सीएम हैं दोस्तों। अशोक गहलोत कौन है? तो राजस्थान के सीएम हैं। इस बात को गौर करिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो एक सदनीय व्यवस्था, यहाँ का जो विधानमंडल है दोस्तों एक सदनीय वाला है। एक सदनी का मतलब क्या हो जाता है? एक सदनी का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि केवल और केवल विधानसभा है, ना कि विधान परिषद है दोस्तों।
विधानसभा के बारे में यदि बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर किसी को आ रहा है कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, तो 200 सीटें हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200 सीटें हैं। फिर बात करते हैं संसदीय क्षेत्र के बारे में, फिर बात करते हैं दोस्तों संसदीय क्षेत्र के बारे में, तो लोकसभा की सीटें कितनी दी गई हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं राजस्थान में, तो लोकसभा की अगर सीटें देखा जाए तो 25 सीटें हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, बस एक एक चीज़ों को आप देखते चलिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए अगर ऐसे में अगर देखा जाए तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं राजस्थान में, तो लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 25 सीटें हैं। अब यहीं पर हमें ये भी बात कर लेना चाहिए कि राजस्थान की सीटें कितनी हैं, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के जो सीटें हैं दोस्तों वो 10 सीटें हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया राजस्थान के बारे में कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर है, फिर हमने आपको बताया राजस्थान की सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ, और राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं। राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्था है जिसमें विधानसभा की बात की जाती है, और विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों, 200 सीटें हैं। फिर संसदीय क्षेत्र के हिसाब से हमने आपको बताया कि लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें अगर देखा जाए तो 10 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के बारे में कि यहाँ की राजभाषा क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा यहाँ की राजभाषा क्या है, तो दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है दोस्तों हिंदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ की जो राजभाषा है हिंदी है, और दूसरी बात ध्यान रखिएगा अतिरिक्त में भी एक भाषा है अंग्रेजी है, तो अतिरिक्त में भी एक भाषा अंग्रेजी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो वहाँ की राजभाषा क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी है, और अतिरिक्त भाषा के रूप में उर्दू है। उसी तरह से राजस्थान के बारे में अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो भाषा है राजभाषा है वो हिंदी है, और यहाँ की अतिरिक्त भाषा क्या है दोस्तों, अंग्रेजी है। कहीं जाइएगा नहीं, बस पूरी क्लास आप देखते चलिए, बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो पूरी क्लास देखना होगा, अगर नहीं लेना है तो मर्जी आपकी है, करना क्या है आप देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल एरिया के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो दोस्तों वो है कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजस्थान में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो यहीं पर स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है अरावली की बात करते हैं, पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यह विश्व की सबसे पुरानी दोस्तों एक तरीके से पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर एक और बात गौर करिएगा, यहाँ पर दोस्तों एक और बात गौर करिएगा, यहाँ की एक और बात गौर ये करना है दोस्तों कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव। यहाँ पर वैसे तो और भी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यह साइबेरियाई सारस के लिए जाना जाता है। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है साइबेरियाई के सारस के लिए जाना जाता है, क्योंकि साइबेरिया के सारस जो होते हैं यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ही अगर देखा जाए दोस्तों तो कालीबंगा आपको मिलेगा। कालीबंगा के बारे में बात करते हैं तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहीं से मिला था दोस्तों, तो यहीं से मिला था कालीबंगा। तो कालीबंगा की कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के एक प्रमुख स्थल था दोस्तों कालीबंगा, जहां से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान में एक और बात ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था राजस्थान के अजमेर में ही। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़े के बारे में बात करते हैं तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों, किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और जिसने कहां पर बनवाया था, अजमेर में बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का भी निर्माण शुरू करवाया था दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एक प्रश्न के साथ हमने कई प्रश्नों के बारे में आपको बता दिया। अभी अगर आप अपने से पढ़ते तो इतनी बातें आप कहीं न मेंशन कर पाते और इतनी बातें आपको पता भी नहीं हो पाती राजस्थान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको राजस्थान के बारे में बताया, एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। इसकी राजधानी है
जयपुर अगर देखा जाए दोस्तों, जयपुर के बारे में हमने आपको बताया। फिर राजस्थान की जो सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ, यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। और दूसरी बात करते हैं एक सदनी व्यवस्था, 200 सीटें यहाँ पर हैं। संसदीय क्षेत्र के रूप में अगर देखा जाए तो 25 सीटें हैं। और राज्यसभा के बारे में लोकसभा के बारे में अगर देखा जाए 25 सीटें हैं। और राज्यसभा के बारे में अगर देखा जाए तो 10 सीटें हैं। यहाँ की राजभाषा जो है हिंदी है और अतिरिक्त भाषा के रूप में अंग्रेजी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली जो है यहीं पर अवस्थित है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान के भरतपुर के पास में है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियाई सारस के लिए है प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि कालीबंगा है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा, जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है तो राजस्थान में ही है दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा यहीं पर बनवाया था, यानी कि अजमेर में बनवाया था। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ हमने आपको 4 से 5 क्वेश्चन के बारे में बता दिया। अब हमें बात कर लेना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। चलिए जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि विडाल टेस्ट यानी कि परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, साल्मोनेला, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड। जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। यदि आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर भी प्रयास तो कीजिए ही। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है दोस्तों, टाइफाइड के लिए किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा से समझ लेते हैं टाइफाइड के बारे में, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ही जानकारी हम लेंगे टाइफाइड के बारे में। जैसा कि बात करते हैं टाइफाइड के बारे में, यदि हम बात करते हैं तो इसे मियादी बुखार कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि एक तरीके से इसे क्या कहा जाता है, टाइफाइड को मियादी बुखार कहा जाता है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं टाइफाइड होता कैसे है। तो टाइफाइड अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार का संक्रमण होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का संक्रमण होता है जो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। तो दोस्तों जो दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है, ठीक है, ये टाइफाइड होता है, यानी कि मियादी बुखार फैलता है। देखिए अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं। तो अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसके सिम्टम्स ये हो जाते हैं दोस्तों कि उसे भूख कम लगेगी। पहली बात ये है कि भूख का कम लगना। दूसरी बात करते हैं सिर दर्द का होना, शरीर के दर्द का होना। और तीसरी बात करते हैं सुस्ती और कमजोरी का आना दोस्तों, सुस्ती और कमजोरी का आना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया टाइफाइड के बारे में, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। यह एक संक्रमण होता है जो कि दूषित भोजन और पानी के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है दोस्तों तो सिर दर्द का होना, भूख कम लगना, शरीर में दर्द होना और सुस्ती का आना, कमजोरी का आना, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न ये है कि कौन सा चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, भारत के विदेशी व्यापार में क्या किया गया दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 और 1833। जवाब दीजिएगा अगर आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर भी प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा से हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1813 में क्या किया जाता है कि भारत में जो एक तरीके से विदेशी व्यापार कर रहे होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को क्या करता है, मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है तो एल्गोरिथम और इंटरप्रेटर और कंप्लायर और असेंबलर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, यानी कि असेंबलर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली जो है, असेंबली भाषा को क्या करता है, मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, तो वो है दोस्तों असेंबलर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है, जवाब दीजिएगा।
किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाता है। मतलब कोई दरवाजा होता है, उसको खोलने के लिए हैंडल कहाँ पर लगाया जाता है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कब्जों के पास में। कब्जे मतलब हो जाता है जो एक तरीके से क्या होता है, जो चौखट टाइप होती है शायद, उसे कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं, मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने लगाया जाता है और बीच में लगाया जाता है, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिएगा, किसी भी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हैंडल कहाँ पर लगाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाता है डी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं है, बल्कि क्या करना होता, अगर किसी दरवाजे को खोलना है तो हैंडल वहाँ लगाया जाता है, दरवाजे में ही लगाया जाता है, दरवाजे के पास में ही लगाया जाता है या दरवाजे में ही लगाया जाता है, ताकि दरवाज़ा आसानी से खुल सके। अगर कब्जे में लगाते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है। तनाव के कारण क्या है, भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है। तरुण वलित पर्वत की बात करते हैं, जीर्ण वलित पर्वत की बात करते हैं, लाइकोलित पर्वत की बात करते हैं, ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत के बारे में बात करते हैं। जवाब दीजिएगा कि तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है, या लाइकोलित पर्वत कहा जाता है, या जीर्ण वलित पर्वत कहा जाता है, या तरुण वलित पर्वत कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाता है डी, सही हो जाता है, यानी कि ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत इसे कहा जाता है। अब भ्रंशोत पर्वत किसे कहा जाता है, आइए ये भी थोड़ा से समझ लेते हैं। देखिए ऐसे पर्वत, भ्रंशोत पर्वत का मतलब हो जाता है ऐसे पर्वत होते हैं जिनके मध्य क्या होता है, जिनके मध्य का भाग जो होता है नीचे की ओर झुका होता है, और क्या होता है कि दोनों तरफ के जो भाग होते हैं उठे हुए होते हैं। ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है, एक तरीके से भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ऐसे आप समझिए, देखिए एक तरफ क्या होगा, उठा होगा पर्वत, और बीच वाला जो पर्वत होगा वो धंसा होगा, बीच वाला, और दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए तो पर्वत धंसा होगा, उठा होगा। तो जिसके दोनों तरफ क्या है, एक तरीके से पर्वत उठे होंगे और बीच वाला जो पार्ट होगा धंसा होगा, उसे कहा जाएगा ब्लॉक पर्वत कहा जाएगा या भ्रंशोत पर्वत कहा जाएगा। दोस्तों इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो एच टाइप का पर्वत होता है उसे भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी के अगर देखा जाए तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों, ये ब्लैक पर्वत का ही ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज की बात करते हैं, पाकिस्तान के साल्ट रेंज की बात करते हैं तो ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। और भारत का विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जो है, इसी का उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। जर्मनी का जो पर्वत है ब्लॉक फॉरेस्ट, ये इसी का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का। पाकिस्तान का साल्ट रेंज जो पर्वत है वो भी इसी का उदाहरण है, और भारत का विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्लॉक पर्वत किसे कहा जाता है, जिसके मध्य वाला भाग नीचे धंसा होगा और जो बगल बगल दोनों तरफ के भाग होंगे वो ऊपर की ओर उठे होंगे, उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत दोस्तों कहा जाता है, या भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया है। दोस्तों ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केपलर हो जाएगा। तो केपलर का नेम ध्यान रखिएगा। ग्रहों की गति के नियम को इन्होंने बताया हुआ है, ग्रहों की गति के नियम में इन्होंने बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी, यानी कि शैवाल को काई कहा जाता है, एक उदाहरण है दोस्तों। यूलोथ्रिक्स है, सेफ्लूरास है, और इंडोगोनिम है, और सारगैसम है। जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब दीजिएगा दोस्तों। देखिए ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाता है, दूसरा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेगा। सेफ्लोरॉस के बारे में बात करते हैं तो यह परजीवी शैवाल का एक उदाहरण होता है। अब परजीवी क्या हो जाता है दोस्तों, परजीवी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए परजीवी को क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। तो परजीवी को क्या कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है। अब पैरासाइट यानी कि परजीवी क्या होते हैं, वे जीव
जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। और किसके लिए आश्रित होते हैं, भोजन तथा आवास के लिए। तो भोजन तथा आवास के लिए, ऐसे जीव जो भोजन तथा आवास के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, पैरासाइट्स कहा जाता है। जैसे कि बात करते हैं जोंक के बारे में, आपने सुना है जोंक के बारे में। जोंक क्या होता है, परजीवी होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जोंक जैसे ही भैंस नहाने जाती है तालाब वगैरह में, जोंक उसे पकड़ लेती है। नहीं तो और अच्छा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो जू की बात करते हैं। तो जू आप देखते हैं तो जू क्या होता है, हमारे बालों में होते हैं, और ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, इनको काफ़ी अच्छा फायदा मिल जाता है, क्योंकि रहने के लिए घर हमारा बाल मिल जाता है, और भोजन के लिए हमारे खून इन्हें मिल जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये है परजीवी। अब शैवाल क्या होता है दोस्तों, शैवाल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शैवाल की भी चर्चा की गई थी। देखिए क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट, 10 मिनट मान के चलिए। देखिए शैवाल के बारे में बात करते हैं तो शैवाल क्या होता है, या देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जलीय पौधे होते हैं। तो जलीय पौधे होते हैं। शैवाल की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं जो स्वच्छ पानी में पाई जाती हैं, जैसे कि नदी, झील, तालाब, पोखर, जहाँ पर पानी भरे होते हैं वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल का मतलब हो जाता है काई। आप देखते हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर की होती है काई, जब बारिश होती है तो वो देखने को जो हमें मिलती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है शैवाल। इस बात को गौर करिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1992, 98, 96, 99। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाता है चौथा हो जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में दोस्तों शुरू की गई थी या प्रारंभ की गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। एनपीपी से क्या अभिप्राय है। एनपीपी से क्या मतलब हो जाता है, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। यदि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाता है दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एनपीपी का मतलब ये हो जाता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी दोस्तों, यानी कि राष्ट्र के लिए एक तरीके से जनसंख्या के लिए क्या करना, राष्ट्रीय जनसंख्या के लिए नीति लाना दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। एनपीपी क्या है, एनपीपी का मतलब हो जाता है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो राष्ट्र के लिए जनसंख्या, राष्ट्र की जनसंख्या के लिए क्या लाना, नीति लाना, यही इसका मतलब हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था। नूरजहां का मूल नाम क्या था, जेबुन्निसा था, फातिमा बेगम था, मेहरुन्निसा था, और दोस्तों अगर देखा जाए जहान आरा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो नूरजहां का बचपन का नाम देखा जाए तो मेहरुन्निसा था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेहरुन्निसा था, और नूरजहां जो थी जहांगीर की पत्नी थी दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जहांगीर की पत्नी कौन थी दोस्तों, नूरजहां थी। अब हमें बात कर लेना चाहिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। नोबेल नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है, तो ब्रुसेल्स में, जिनेवा में, ओस्लो में और स्टॉकहोम में। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में अगर देखा जाए तो ओस्लो सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो शहर में प्रदान किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है दोस्तों। वराह मिहिर की जो पुस्तक है दोस्तों वो पंच सिद्धांतिका है, यह किसमें संबंधित है, तो फलित ज्योतिष से है, खगोल विज्ञान से, चिकित्सा शास्त्र से है, और रचना शरीर विज्ञान से है। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कि वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाता है दूसरा हो जाता है कि खगोल विज्ञान से संबंधित है वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका सिद्धांत दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पंच सिद्धांतिका जो है एक तरीके से खगोल विज्ञान से संबंधित है। चलिए इसी के साथ बात कर लेना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है गुप्त काल, यानी कि गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। तो कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था दोस्तों, काकनी, निस्का, रुपया का और दिनार। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है रुपया का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है पहला सही हो जाता है गुजरात। गुजरात के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है दोस्तों गांधीनगर है। और गुजरात की सीमा किसके साथ साझा होती है दोस्तों, तो गुजरात की सीमा साझा होती है पाकिस्तान के साथ। गुजरात में एक अभ्यारण्य पाया जाता है गिर अभ्यारण्य, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ की स्थानिक प्रजाति के रूप में जानी जाती है या जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कि चौगान खेलते समय कौन से शासक की मृत्यु हो गई थी सुल्तान की। तो दोस्तों बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं तो इसने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसको कंप्लीट किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश के बारे में अगर देखा जाए तो इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। इसने 40 दल का गठन किया था। इसके समय में अगर किसी को न्याय चाहिए होता था तो इल्तुतमिश के समय में अगर किसी को न्याय चाहिए होता था दोस्तों तो लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। बलबन के बारे में बात करते हैं तो बलबन ने लौह या रक्त की नीति अपनाई थी, 40 दल को इसने नष्ट करवा दिया था। और ऐसे में अगर देखा जाए तो बलबन ने सिजदा और पबोस नामक 2 प्रथा की शुरुआत किया था। नेक्स्ट बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक था, सबसे दयालु शासक था जिसने क्या किया था, हिंदुओं के प्रति उदारता दिखाई थी। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियां की संपूर्ण जानकारी होगी। किसके अंतर्गत एक तरीके से खरीदारों और विक्रेताओं यानी बेचने वालों को बाजार की स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी। द्विअधिकार पूर्ण एक तरीके से प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि भारत के 2 सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यानी कि इकोटोन क्या है। तो दोस्तों 2 पारिस्थितिकी समृद्ध पारिस्थितिकी के बारे में बात करते हैं तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए मैं बता देता हूं जल्दी से। इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उस स्पीसीज या जाति को क्या कहा जाता है जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी जाति की स्थानिक जाति, समस्थानिक और विस्थानिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, ये यानी कि स्थानिक हो जाता है, एंडेमिक हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्थानिक प्रजाति क्या होती हैं, ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से अलग यानी कि एक ही क्षेत्रों में मिलेंगे, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं मिलेंगे दोस्तों, उन्हें क्या बोला जाता है, स्थानिक प्रजातियां बोला जाता है। जैसे कंगारू को अगर देखा जाए तो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा, विश्व के कहीं भी क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, तो ये क्या है, स्थानिक प्रजाति। या एशियाई शेरों के बारे में बात करते हैं तो गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता एशियाई शेर। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में, तो इसका जवाब आपने देख ही लिया, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए 1-2 प्रश्न और है, जल्दी से कर लेते हैं, वैसे टाइम ज़्यादा हो गया है फिर भी, लेकिन कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए आकृष्ट है यानी खेती न करने के लिए छोड़ देती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, गहन कृषि, प्रति छोड़ना या स्थानांतरित जुताई या जीविका कृषि कहा जाता है। जवाब दीजिएगा दोस्तों, तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, प्रति छोड़ना हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, रैले प्रकीर्णन के कारण, यामी प्रकीर्णन के कारण, पर्च प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझाते चलता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल एक क्षारकीय होता है, द्विक्षारकीय होता है, त्रिक्षारकीय होता है, चतुर्क्षारकीय होता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब हो जाता है दूसरा सही हो जाता है, द्विक्षारकीय होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, H2SO4 होता है, इस बात को भी गौर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी, 100% पूछा जाने वाला आपके एग्जाम में एक प्रश्न है।
तो आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? नियॉन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए इसका जवाब हो जाता है चौथा सही हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी आज क्लास बड़ी हो गई है, ठीक है। बाकी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझा दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।